तो नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुजस सारांश। और ये जो सुजस है वो है अपना जुलाई 2022 का। जुलाई 2022 के सुजस को हम आज रीड करेंगे। उनके फैक्ट जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत मायने रखते हैं, उनको हम सबको ट्रैक करेंगे अगले 1 घंटे में। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द ड्रीम आर एस जो हमारा चैनल है उसको आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ये जो सीरीज है वो आर एस प्री को टारगेट बनाकर और जितनी भी जो आगामी जो परीक्षाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से जो करंट इश्यूज हैं उनको टारगेट बनाकर हम काम कर रहे हैं। तो आप से निवेदन कि आप हमें सहयोग दें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जुलाई 2022 का ये जो सीरीज हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, 2022 की ये जो पढ़ेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या जो है वो फैक्ट इसमें काम आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है वो शिक्षा विशेषांक है। तो शिक्षा से संबंधित राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सारी हम इसमें देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर अपन इसमें बात करें तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, यह रेमेडिएशन प्रोग्राम है। यह रेमेडिएशन कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अभी 11 जुलाई को शुरू हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को हम देखेंगे। एक नई स्कीम जो अभी हाल ही में शुरू हुई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 9 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है। तो एक इसको भी अपन देखेंगे। और इसके साथ राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्ट जो मुख्य रूप से उससे रिलेटेड है अपने परीक्षा से। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भीलवाड़ा की फट चित्रकारी। देखिए, फट क्या होती है, ये यहाँ चित्र दे रखा है। कपड़े के ऊपर मोटी जो है वो एक मोटा कपड़ा लेकर उस कपड़े के ऊपर लोक देवताओं के जीवन की गाथाओं का अंकन किया जाता है। सूर्य की गाथा की, उनका जन्म, उन्होंने क्या कार्य किए, उनके कार्य, ठीक है, और उनसे संबंधित उनका जो है उनकी महिमा का बखान किया जाता है। महिमा का बखान किया जाता है लोक देवताओं की। और ये काम मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में हो रहा है। और भीलवाड़ा में आपको याद रखना है एक जगह है पुर, ये कस्बा है पुर, जो मुख्य रूप से इस चीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पुर जो कस्बा है वो इसके लिए ही जाना जाता है। देखिए, साधारण सी चीजें इसमें देखते हैं कि ये सबसे बड़ी बात भी है 13वीं शताब्दी से प्रचलन में है। तो लगभग 700 साल पुरानी ये है। अब ये इसकी जो लंबाई होती है 20 से 36 फीट होती है। ये देखिए, यहाँ जो ये लंबाई दे रखी है, ये लंबाई ये 20 से लेकर 36 फीट तक होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 फीट होती है। ये जो चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट होती है। और इस पर चित्रों के माध्यम से, सबसे बड़ी बात यह है, चित्रों के माध्यम से जो है लोक देवता के जीवन और उसकी यश गाथा जो है वो उसको चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है। तो इसके साथ साथ इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें प्राकृतिक और हाथ से बने हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। और जो कपड़ा जो यूज़ किया जाता है इसमें, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो मोटा कपड़ा होता है। और ये जो कपड़ा होता है वो भी कपड़ा हाथ से बना हुआ होता है। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है। जैसे कुछ फैक्ट्स अपने इससे संबंधित देखना चाहें, अगर इससे संबंधित अपन कुछ फैक्ट देखें तो अपन देख सकते हैं कि जैसे देवनारायण जी की फड़ है एक, देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़, राजस्थान की सबसे लंबी। ये इसी तरह के फैक्ट इसमें फड़ चित्रकारी में से संबंधित पूछे जाते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। एक फड़ होती है भैंसासुर की। भैंसासुर की जो फड़ है ना, उसको मतलब बिना किसी वाद्य के इसका वाचन किया जाता है, बिना किसी वाद्य के वाचन। जैसे देवनारायण की जो फड़ है वो तो जंतर वाद्य के साथ बजाई जाती है, जंतर वाद्य के साथ इसका वाचन किया जाता है।
ये भी आपको याद रखना है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और इसमें जंतर वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो बैसासुर की जो फड़ है वो बिना किसी वाद्य के बजाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भीलवाड़ा की फट चित्र का। नेक्स्ट में अपन चलते हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो शिक्षा विशेषांक है। तो शिक्षा विशेषांक होने के कारण सामान्य रूप से शिक्षा विशेषांक होने के कारण इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा से संबंधित चीज़ें इसमें हमें पूछी जाएंगी। तो मैंने आपको कहा कि ये ऑनलाइन लॉन्च किया गया और ये फील्ड ओरिएंटेशन इसका क्या 11 जुलाई 2022 को, ये याद रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाँ, जो 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ये जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा में राजस्थान के बढ़ते कदम ये अलग कार्यक्रम है। इसके साथ साथ और भी जो शिक्षा की योजना है उसका हम आगे रीड करेंगे। इसकी आप तारीख याद रखें 11 जुलाई 2022 को शिक्षा में राजस्थान के बढ़ते कदम। आगे इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज शैक्षिक पोर्टल पर राजस्थान प्रथम। देखिए विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक पोर्टल हैं, जो इंडेक्स हैं, उन इंडेक्स में राजस्थान बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और राजस्थान उनमें शीर्ष पे रहा है, प्रथम रहा है। तो कौन कौन से हैं जिनमें शीर्ष पे रहा, आपको थोड़ी सी चीज याद होनी चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले है पीजीआई इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसका नाम होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। देखिए पीजीआई इंडेक्स जो है ना वो भारत सरकार का है और भारत सरकार का ये जो इंडेक्स है इंडिया गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान जो है वो 1+ रैंकिंग वाली श्रेणी में रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि राजस्थान पीजीआई इंडेक्स जो है वो भारत सरकार के पीजीआई इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है वो क्या क्या करता है, ये इंडेक्स जो राज्य हैं, जो रिलेवेंट राज्य हैं जिनके से संबंधित ये इंडेक्स जारी किया जाता है, उन राज्यों की शिक्षा के स्तर को मापता है और शिक्षा के स्तर के अनुसार फिर उनको रैंकिंग दी जाती है। शिक्षा के स्तर का मापन करता है, ठीक है, और इसी के आधार पर उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो पीजीआई इंडेक्स में राजस्थान जो है वो 1+ रैंकिंग वाला राज्य रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक फिट इंडिया मूवमेंट चला। फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी भारत सरकार के मोदी जी का मुख्य कार्यक्रम था और उसमें भी राजस्थान ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, प्रथम स्थान रहा, शीर्ष पे रहा। फिट इंडिया मूवमेंट जो है लोगों में मतलब व्यायाम की आदत, योग और व्यायाम की आदत विकसित करने के लिए एक मूवमेंट चला है, वो उसमें भी राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, फिर एनएसएस रहे, एनएसएस सर्वे, ये भी शिक्षा से संबंधित है और उसमें जो राज्य की उपलब्धि रही है वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। मतलब राष्ट्रीय लेवल का जो एजुकेशन का जो प्रतिशत रहा है उससे भी अधिक प्रतिशत राजस्थान का उसमें रहा है। तो शिक्षा के अंदर जो राजस्थान एनएसएस सर्वे 2021 ये भी किसके द्वारा करवाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के एनएसएस सर्वे में भी जो राजस्थान की उपलब्धि है वो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा रही। तो कुल मिलाकर इसमें भी प्रथम रहा। और एक है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड जो है ना विज्ञान के लिए दिया जाता है। सबसे ध्यान रखें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और छात्रों को दिया जाता है। मतलब 11वीं और 12वीं क्लास के जो छात्र हैं, जो विज्ञान विषय से संबंधित कोई आविष्कार वगैरह इस तरह से कुछ किया जाता है, उसके लिए इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। तो इंस्पायर अवार्ड जो है उसके अंदर भी राजस्थान प्रथम रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैक्षिक पोर्टल जिन पे राजस्थान की बहुत अच्छी इमेज रही है, पीजीआई इंडेक्स में 1+ रैंकिंग रही है, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान शीर्ष पे रहा है और इसके साथ साथ एनएसएस सर्वे के अंदर भी इसकी जो उपलब्धि है वो राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा रही है। साथ ही इंस्पायर अवार्ड में भी राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गया शैक्षिक पोर्टल पे प्रथम। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, अगला है नो बैग डे। बहुत ही अच्छा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया प्रयास है। सबसे पहली चीज तो ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान एकमात्र राज्य जहां पे ये सब किया गया है, राजस्थान प्रथम राज्य, या राजस्थान ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान एकमात्र राज्य।
राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पे शनिवार को नो बैग डे किया गया। इससे क्या है कि जितने भी सरकारी विद्यालय, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे आप क्या होगा, शनिवार के दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाया जाएगा। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है 15 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई और प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे रखा जाता है। 15 अक्टूबर ये तारीख याद रखनी है। राजस्थान में नो बैग डे जो है कब से शुरू किया, तो 15 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया और प्रत्येक शनिवार को जो है वो नो बैग डे का कार्यक्रम रखा जाता है। इसमें बच्चे जो है वो शनिवार को बिना बैग के विद्यालय जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बिना बैग के विद्यालय जाते हैं, बैग लेके नहीं जाते। ठीक है, बच्चे बिना बैग के विद्यालय जाते हैं। अब वहां क्या करते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया कि मनोवैज्ञानिक गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु इस दिन उनको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोविज्ञान से संबंधित गतिविधि शिक्षण उनको प्रदान किया जाता है। अलग अलग शनिवार जो है अलग अलग डे की अलग अलग थीम है और उस थीम के आधार पर जो है वो उनको पढ़ाया जाता है, उनको क्रिया गतिविधियां करवाई जाती है। ठीक है, तो और ये राजस्थान में ये जो है वो राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने इस तरह का किया है। तो अब एक तो चीज आपको ये याद रखनी है कि इसकी तारीख 15 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था, शनिवार को होता है। मनोवैज्ञानिक गतिविधि आधारित शिक्षण इसमें करवाया जाता है और राजस्थान पहला राज्य है जिसने इस तरह का नवाचार किया है और बच्चों को के मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर ध्यान दिया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, तो ये जो चीज है, ये जो चीज अभी अपन देखने जा रहे हैं प्रत्येक शनिवार की थीम, ये आपको सुजस में मिलती है। ये इतनी फैक्ट चीजें जो है आपको सुजस में मिलती है क्योंकि ये डायरेक्ट DIPR जो राजस्थान सरकार का विभाग है उसके द्वारा जारी होती है और यहाँ के फैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रति माह जो शनिवार होते हैं उनकी उन्होंने थीम दे रखी है, अपने को ये थीम याद रखनी है। पहले शनिवार की है राजस्थान को पहचानो। इसमें बच्चों को राजस्थान से संबंधित जानकारियां दी जाती है, उनको बताया जाता है कि राजस्थान में कहाँ पे क्या है, कैसे, सारी जानकारी उससे संबंधित दी जाती है। दूसरा शनिवार है भाषा कौशल विकास। इसमें भाषा को डेवलप करने के लिए बच्चों से अनेक गतिविधियां करवाई जाती है। तीसरा है खेलेगा राजस्थान। इसमें जो बच्चे हैं उनको खेल खिलाए जाते हैं। और चौथा है मैं भी वैज्ञानिक। लोग बच्चों में वैज्ञानिक जो है वो अभिलाषाएं उत्पन्न करने के लिए, वैज्ञानिकता के प्रति उनके मनोभाव को बढ़ाने के लिए मैं भी हूँ वैज्ञानिक, ये थीम रखी गई है और उसमें वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं। और फिर अंतिम यानी पांचवा जो शनिवार है उसको बाल सभा का आयोजन हो जाता है। बाल सभा मेरे अपनों के साथ, जिसमें उनके अभिभावक जो है वो स्कूल आते हैं और अभिभावक स्कूल आने के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक हो जाती है और अभिभावक शिक्षक बैठक होने से बच्चों का जो स्तर है उस स्तर की जानकारी भी अभिभावकों को शिक्षकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये 5 शनिवार रखे गए और पांचों की अलग अलग थीम रखी गई है। अब किसी में अगर 4 है तो 5वां नहीं है तो फिर उसमें बाल सभा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक बार अपन फिर इसको रीड कर लेते हैं। कैसे भी करके अपने को ये ध्यान रखना है कि ये चीज याद रहे। पहले शनिवार को राजस्थान को जानो, राजस्थान को पहचानो। ठीक है, दूसरे को भाषा कौशल का विकास, तीसरे का खेलेगा राजस्थान, चौथा मैं भी हूँ वैज्ञानिक और पांचवा मेरे अपनों के साथ बाल सभा। पहले राजस्थान को पहचानो, दूसरा भाषा विकास हो गया, तीसरा खेलेगा राजस्थान हो गया, चौथा मैं भी हूँ वैज्ञानिक और 5वें शनिवार को बाल सभा। तो ये जो थीम है ये मुख्य रूप से आप इसको जरूर याद रखें और तारीख याद रखें 15 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, नेक्स्ट में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। देखिए इंग्लिश मीडियम के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है और निजी विद्यालयों में बहुत सारा पैसा खर्च करने के होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय की परिकल्पना की गई। तो सबसे पहली बात तो जो पुराने अपने विद्यालय हैं उनको रूपांतरण करके ये विद्यालय खोले गए। ये नई स्कूलें नहीं है, जो पुराने हिंदी मीडियम स्कूल हैं उन हिंदी मीडियम स्कूल का उन्होंने क्या किया, रूपांतरण करके उनको बना दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। उनको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया।
अब बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर की गई 2019-20 से, और उस समय इनको सभी जिला मुख्यालयों पर इनका खोला गया। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि सबसे पहले शुरुआत 2019-20 को हुई थी और वो थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, तो इस हिसाब से 150वीं जयंती के ऊपर जो है वो ये खोले गए और उस टाइम सभी जिला मुख्यालयों में इनको खोला गया। लेकिन 20-21 और 21-21 लिख दिया, 20-21 में जो है ना इनको 172 ब्लॉकों पर और खोला गया, 172 ब्लॉक पे और खोल दिया गया। अब उसके बाद में जो प्रगति देखी गई तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लोगों ने इसके प्रति उत्साह दिखाया, इसलिए बजट जो है उस बजट में वापस घोषणा की गई 21-22 में, और 21-22 की जो घोषणा है उसके अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव और कस्बे हैं, जिनकी आबादी 5000 प्लस है, उन गांव और कस्बों में विद्यालय खोले जाएंगे और उन विद्यालयों की संख्या होगी 1206। ये फैक्ट आपको विशेष तौर से याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनमें इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम उसके वो पर रूपांतरित किए हुए स्कूल है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और 5000 से अधिक जो आबादी है उनके में खोलने की बात हुई है। 1206 स्कूल इस तरह के खोले जाएंगे। देखिए, एक राजस्थान सरकार द्वारा एक स्कूल और खोले गए हैं, वो उनको कहते हैं विवेकानंद मॉडल स्कूल। वो विवेकानंद मॉडल स्कूल है, वो भी सरकारी स्कूल है और वो इंग्लिश मीडियम ही है, वो भी इंग्लिश मीडियम है। तो इधर इस चीज कर दो। ठीक है, एक विवेकानंद मॉडल स्कूल है और एक हो गया महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। नेक्स्ट में जाते हैं, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। जो फैक्ट जो चीज थी उस पर अपना आगे वापस। शिक्षक सम्मान, देखिए राजस्थान में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष जो है वो अभियान शुरू किया गया और इस शिक्षक सम्मान में क्या क्या किया गया कि 3 स्तर पर सम्मान की व्यवस्था की गई। सबसे पहले तो पारदर्शी तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पारदर्शी तरीके से जो है, यानी जो वास्तव में पात्रता रखते हैं उन्हीं के लिए पारदर्शी तरीके से ये शिक्षकों के सम्मान के लिए शुरू की गई शिक्षक सम्मान योजना। इसमें 3 स्तरों पर सम्मान किया जाता है। सबसे पहले देखो, राज्य स्तर पर ये किया गया कि राज्य स्तर पर 99 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और 21,000 रुपये प्रति शिक्षक दिए जाएंगे। राज्य, आपको ये राशि और संख्या याद रखनी है। जो शिक्षकों की जो राशि है वो और शिक्षकों की संख्या, कि राज्य स्तर पर 99 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तर पर 3 शिक्षक सम्मानित होंगे, उनको 11,000 दिए जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर 3 शिक्षक सम्मानित होंगे, उनको 5100 रुपये दिए जाएंगे। ये 3 लेवल हो गए, इन 3 लेवलों पर शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। फिर आगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अगर कोई शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुका है तो उसको निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा होगी और जो भूखंड आवंटन है उसमें उसको रियायती दरों पे दिया जाएगा। भूखंड निःशुल्क नहीं होगा, भूखंड जो है वो क्या होगा, रियायती दरों पर, यानी जो बेस रेट है उससे कुछ % छूट जो है उसको दी जाएगी। किसको दी जाएगी? जो अध्यापक, जो शिक्षक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित है। तो ये थी शिक्षक सम्मान योजना। जिला पे 99 है, 21,000 रुपये मिलेंगे, जिला स्तर पे 3 है, 11,000 मिलेंगे और ब्लॉक स्तर पे 3 है, 5100 रुपये मिलेंगे। फिर अगला है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। देखिए, कक्षा 9 के बाद में विद्यार्थी 8वीं पास करने के बाद में विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या उसे आगे करना है, क्या होना चाहिए, क्या करने पर उसे वो क्या बन सकता है। इन सारी चीज़ों पर जागरूक करने के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को करियर के प्रति जागरूक करने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए कि क्या सब्जेक्ट उनके लिए उचित रहेगा, आगे क्या स्कोप है, कौन कौन सी सब्जेक्ट लेने से क्या बन सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ देने के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का निर्माण किया गया
है, जिससे जो छात्र हैं वो आराम से इससे अपने करियर से संबंधित जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं, उन चेंजेज की जानकारी भी कक्षा 9 से 12 के छात्रों को दी जाती है। आपको फैक्ट ये याद रखना है कि कैरियर नाम है तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ तो है ही, बस कक्षा 9 to 12। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चलते हैं। कोविड महामारी में भी निर्बाध शिक्षा। देखिए, कोविड जब आया तो सब कुछ बंद था। उस स्थिति में सरकार ने क्या क्या किए और क्या उनके प्रयास रहे, उन सारी की एक ये पीपीटी है। तो निर्बाध शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों को अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि कोविड में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्माइल जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया स्माइल 1 और स्माइल 2 जो शिक्षक है उनको अच्छी तरह से जानकारी उन्होंने इसको किया है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसमें क्या होता था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाता था। व्हाट्सएप पे छात्रों का क्या बनाया जाता था, ग्रुप। पीओ जो है उसके हेड होते थे, ठीक है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर उसके हेड होते थे। और फिर सुबह 9 बजे जो है वो उस ग्रुप पर छात्रों को पाठ्य सामग्री भेजी जाती थी। ठीक है, इस तरह से बच्चे जो है वो उसको पढ़ते, फिर उसी ग्रुप के माध्यम से और डोर टू डोर जो है वो टीचर जाकर उसको उस पाठ्य सामग्री का अध्ययन करते और निरीक्षण करते और ये देखते कि बच्चा जो है उसमें रुचि ले रहा है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और लगभग 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उस टाइम पर बनाए गए। तो स्माइल 1 और 2 क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एजुकेशन देने के लिए कोरोना काल में, जबकि सब कुछ बंद था, लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद थे, तो कोरोना काल में ये शुरू किया गया। ठीक है, फिर है ई कक्षा। अब जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ये ऑनलाइन कक्षाएं थी। ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम था, मतलब ये रीट में भी आया था, रीट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, पिछले वाले में कि ई कक्षा क्या थी। तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था राज्य सरकार के द्वारा, ई कक्षा। अब है शिक्षा दर्शन। टीवी के ऊपर जो है वो 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम चलाया जाता था जिसमें शिक्षा वर्ग की जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जाती थी, टीवी पर चलता था और 1.5 घंटे का कार्यक्रम था। दोनों चीजें याद रखिए, उसका नाम था शिक्षा दर्शन। देखो उधर दूरदर्शन होता है ना, वैसे शिक्षा दर्शन। तो टीवी पे एक 1.5 घंटे का कार्यक्रम चलता था जो शिक्षा दर्शन कहलाता था। और उसके बाद में शिक्षा वाणी। तो जैसे टीवी के लिए दर्शन है तो रेडियो के लिए क्या होती है, आकाशवाणी। तो रेडियो पे एक कार्यक्रम उन्होंने पहले शुरू किया था 55 मिनट का, जिसपे भी अध्ययन करवाया जाता। ये इसलिए होता था कि जो दूर दराज के जो छात्र हैं, जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर किसी कारण से वो ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी शुरू किया। आपको याद ध्यान रखना, दूरदर्शन होता है तो उसी हिसाब से शिक्षा दर्शन, और शिक्षा वाणी आकाशवाणी होती है उसी हिसाब से आकाशवाणी। ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम था, ये 55 मिनट का कार्यक्रम। ठीक है, अगला है मिशन समर्थ। जो बधिर और दृष्टिबाधित बच्चे थे, ऐसे बच्चे जो बधिर थे, गूंगे थे या फिर बहरे थे और दृष्टिबाधित यानी जिनकी दिखाई कम देता था, उनके लिए इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था जिसके अंतर्गत इसमें इनको ऑनलाइन शिक्षण करवाया जाता था। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री भेजी जाती थी। मिशन समर्थ किसके लिए, बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। और इस कार्यक्रम के तहत ऐसे बच्चों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पठन सामग्री या पाठ्य सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें। मिशन समर्थ परीक्षा में इसी तरह की चीजें पूछी जाती है। फिर अगला बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण। इसमें उन्होंने कार्य पुस्तिकाएं दी बच्चों को,
कार्य पुस्तिकाएं दी गई और उन कार्य पुस्तिकाओं का शिक्षकों द्वारा जो है वो गहन परीक्षण करवाया गया और ये देखा गया कि बच्चे का जो स्तर है वो कितना है। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा यानी उसको जो पिछली जो स्टेज थी उससे उसके समान लाने के लिए जो बच्चा भूल चुका है। तो ये सारे के सारे कोविड के अंदर किए गए। RS मेंस की दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो सीधा ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोविड के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का लेखन कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो एक स्माइल 1 और 2, ई कक्षा जो ऑनलाइन कक्षा थी, शिक्षा दर्शन जो टीवी पे दिखाया जाता था, शिक्षा वाणी जो रेडियो में सुनाया जाता था, मिशन समर्थ ये बधिर और दृष्टिबाधितों के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का कार्यक्रम था और बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण, इसके तहत कार्य पुस्तिकाएं दी गई और उन कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों को अध्ययन करवाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट में अपन चलते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। देखिए पहले हमने शिक्षक पुरस्कार के बारे में बात करी, ये है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार योजना और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये योजना किसके लिए है, विद्यालयों के लिए। वो किसके लिए थी, शिक्षकों के लिए, ये विद्यालयों के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार योजना विद्यालय के लिए। देखिए ये योजना है वो किसकी है, RBSE द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके द्वारा इस योजना के तहत विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाता है। और वही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसके तहत जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके भी 3 स्तर हैं, जैसे शिक्षकों के 3 स्तर थे, ठीक है। तो राज्य स्तर पर 6 विद्यालय पुरस्कृत होंगे, जिला स्तर पर 66 और ब्लॉक स्तर पर 301 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार योजना है जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को पुरस्कार इसमें दिया जाना है और ये RBSE की स्कीम है। 3 स्तर पे इसके होंगे, आपको ये संख्या याद रखनी है। राज्य स्तर पर 6 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिला स्तर पर 66 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर 301 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। अभी अपन ने शिक्षक वाला देखा था, तो उस शिक्षक वाले को भी अगर आप यहाँ पे रिव्यू वापस करना चाहो तो राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर 21,000 रुपये मिलते थे और 99 शिक्षक को जो है वो करना था सम्मानित। ब्लॉक स्तर पर 11,000, जिला स्तर पर 11,000 मिलते थे और 3 शिक्षक को सम्मानित थे और 5100 रुपये मिलते थे ब्लॉक स्तर पर, और इसमें भी 3 शिक्षकों को सम्मानित करना था। तो ये दोनों चीजें अपन ने एक ही जगह इसको कोरिलेट कर लिया कि यहाँ विद्यालय सम्मानित हो रहे हैं और यहाँ पे शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो अभी अपन बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगली जो परीक्षाएं हैं उनमें आप मान के चलिए ये प्रश्न 100% आएगा, वेरी मोस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान, ये कोई ऐसे पंचलाइन नहीं है, ये कार्यक्रम है, ये एक कार्यक्रम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की अपन बात करेंगे। 11 जुलाई 2022 को इसका ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई, ठीक है। वर्चुअल तरीके से CM के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। अब ये क्या कार्यक्रम है कि कोरोना के कारण, कोरोना काल के दौरान जो लर्निंग लॉस हुआ, यानी जो शिक्षण की जो हानि हुई, कोरोना काल में जो शिक्षण की हानि हुई उसकी भरपाई करने के लिए ये एक रेमेडिएशन कार्यक्रम यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाया गया। कोरोना काल के जो लर्निंग लॉस है उसको वापस पूरा करने के लिए और बच्चों के जो स्तर है उसमें सुधार करने के लिए राजस्थान में 11 जुलाई 2022 को एक कार्यक्रम शुरू किया गया, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। अब ये जो कार्यक्रम था इसकी घोषणा सरकार ने 2022-23 में की थी। कौन से बजट 22-23 का जो पिछला बजट अभी हमारा है उसमें की थी और इस बजट के अंदर सरकार ने 75 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें की गई थी। 75 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो है कि एक कोई ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। सरकार जो बच्चे पीछे रह रहे हैं लर्निंग लॉस के कारण, जो बच्चे मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए क्या करवाया जाएगा, ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। देखिए इसके तहत ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा आनंदपूर्ण दक्षता आधारित शिक्षण, मतलब ऐसा कोर्स करवाया जाएगा कि बच्चे उसमें आनंदित हों और दक्षता आधारित शिक्षण हो, जिससे बच्चे जो है उनकी जो शैक्षिक जो हानि हुई है उस हानि की भरपाई
कर सके। तो आनंदपूर्ण दक्षता आधारित शिक्षण जो है वो बच्चों का इसके तहत करवाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कक्षा 1 से 8 के लिए ये योजना है। और एक वर्ष में जो है वो 3 बार इसमें टेस्ट होंगे, 3 बार इसमें टेस्ट होंगे और 3 बार परीक्षण करने के बाद ये निर्धारण किया जाएगा कि वास्तव में जो बच्चा है वो उस लेवल तक पहुंच गया है जहां तक अपन ने सोचा था, जहां तक अपन को पहुंचाने का उद्देश्य अपना था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पहले जो 3 माह है उनमें तो 4 कालांश और शेष जो समय है उसमें 2 कालांश, इसके दौरान जो है ये ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। पूरी विद्यालय चल रहा है उसमें जो प्रथम 3 माह है उनमें तो 4 कालांश, ठीक है, और जो शेष समय है उस शेष समय में 2 कालांश में ये ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और इस कोर्स का उद्देश्य वही है जो लर्निंग लॉस की जो कमी हुई उसको पूरा करना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं कि 11 जुलाई 22 को शुरू हुआ। कोरोना के कारण जो लर्निंग लॉस की जो भरपाई है उसको करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम है। बजट 22-23 में इसके लिए 75 करोड़ की घोषणा की गई है। इसमें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह है। 3 बार इसमें साल में टेस्ट होंगे और प्रथम 3 माह के 4 कालांश और शेष 2 कालांश में इस ब्रिज कोर्स को करवाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें देखो अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक और एक होता है इसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये चीज भी आप याद रखना, ये फैक्ट भी इसमें शामिल है। अभिभावक और शिक्षकों की समय समय पर बैठक करवाई जाएगी ताकि बच्चों के स्तर को जान सकें और बच्चों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाकर अभिभावकों को दिया जाएगा ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास को वो समझ सके कि बच्चा किस स्तर पे पीछे रह रहा है और उसे किस चीज की अब जरूरत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको मेंशन किया गया है। इकोनॉमिक जो सर्वे है राजस्थान का उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया। मैंने ये डेटा वहीं से भी कुछ लिए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये अपने लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो क्या है, आपकी बेटी योजना है उन बच्चों के लिए है जो बीपीएल परिवार की, वे लड़कियां ये वे बच्चियां जो बीपीएल परिवार से संबंधित हैं और साथ साथ उसके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया। बीपीएल परिवार की ऐसी पुत्रियां सबसे पहले तो बीपीएल होनी चाहिए, दूसरा फिर उनसे माता पिता या तो दोनों की डेथ हो गई है, ठीक है, और दोनों की तो दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई है। उन बच्चों को जो है कुछ वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। इस योजना में उन बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की डेथ हो चुकी है और बीपीएल परिवार की पुत्रियां वो हैं। ठीक है, तो अब देखिए कक्षा 9 से 12 में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनके लिए ये स्कीम है। कक्षा 9 से 12 वालों के लिए तो 8 से 10 जो है उसमें तो उनको दिए जाते हैं 2000 रुपये। जो 8 से 10वीं तक की छात्राएं हैं उनको 2000 रुपये दिए जाते हैं और 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको 2500 रुपये इसमें दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपकी बेटी योजना बीपीएल परिवार की है, माता पिता दोनों या किसी एक का निधन हो चुका है तो उनको सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं के लिए ये स्कीम है। 8 से 10वीं में अगर वो पढ़ रही है तो उसको 2000 रुपये मिलते हैं और अगर 9 से 12 में पढ़ रही है तो उसको 2500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चलते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है। और जो मिड डे मील, एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील, ठीक है, और कहाँ दिया जाता है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है उसके पोषण के स्तर को सुधार करने के लिए, उसको पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। साधारण शब्दों में कहें तो दूध वितरण की योजना है। दूध वितरण की ये स्कीम है, अपने दूध वितरण की योजना है। ये जो है वो एक तरह से दूध वितरण की योजना है
जिस तरह से दूध दूसरी स्कीम में दूध दिया जाता था पहले, उसी हिसाब से इसमें ये भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये योजना मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, दूध वितरण से रिलेटेड है, विद्यालयों में दूध वितरण से। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कि एमडीएम जो मिड डे मील है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो मिड डे मील है उसके पोषण के स्तर को बढ़ाना। मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन जो छात्रों को दिया जाता है सरकारी स्कूल में, उसका जो पोषण का स्तर है उसमें इजाफा करना इसका उद्देश्य है। कहाँ कहाँ होगी? तो सभी राजकीय विद्यालयों में जहाँ मिड डे मील बनता है वहाँ इसका संचालन होगा। इसके साथ संस्कृत विद्यालय और इसके साथ साथ मदरसे, जहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को जो एमडीएम की जहाँ सुविधा है वहाँ ये योजना लागू होगी। और इस योजना में क्या है, कक्षा 1 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनको सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। कितने दिन किया जाएगा? 2 दिन। और ये दिन आपको याद रखने हैं, ये मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। मंगलवार और शुक्रवार को इस योजना के तहत छात्रों को दूध दिया जाएगा। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन। दूध की खरीद जो है वो आरसीडीएफ के माध्यम से की जाएगी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, राजस्थान आरसीडीएफ का है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो है इससे दूध की खरीद करेंगे सीधे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये भी है कि ये जो दूध होगा वो ये जो गाय भैंस वाला दूध नहीं होगा, पाउडर का दूध होगा, पाउडर से निर्मित दूध होगा, पाउडर से बना हुआ दूध होगा। और उसका उपयोग जो है वो छात्र छात्राओं को देने के लिए किया जाएगा। और ये जो दूध है वो आरसीडीएफ से खरीदा जाएगा। अब मात्रा भी दे रखी है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राएं हैं उनको 150 ml दिया जाएगा। ठीक है, और 6 से 8 तक हैं तो उनको 200 ml, यानी 1 से 5 तो 150 और 6 से 8 तो 200 ml दूध जो है उनको दिया जाएगा। तो ये थी दूध वितरण की एक स्कीम, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट में चलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट श्रेणी के जिले। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट श्रेणी जिन्होंने प्राप्त किया, उनका क्रम आपको देखना है। शिक्षा सत्र 2019-20 भारत सरकार जो है उसने एक सर्वे किया था जिसमें शिक्षा सत्र 2019-20 में जो राजस्थान है वो उत्कृष्ट श्रेणी में, संपूर्ण राजस्थान का जो स्तर था वो तो था कौन सा? उत्कृष्ट था। और राजस्थान के 3 जिले जो है वो उत्कृष्ट श्रेणी में रहे, 3 उत्कृष्ट रहे और 24 जो है वो अति उत्तम श्रेणी में रहे। ये याद रखना है, 3 जिले तो रहे उत्कृष्ट और 24 जिले रहे अति उत्तम श्रेणी में। और राजस्थान का स्वयं का जो स्थान था वो इसमें रहा है, वो उत्कृष्ट रहा है। तो कौन कौन से जिले ये आपको याद रखना, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। ये 3 जिले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, क्योंकि तीनों जिले जो है वो भारत सरकार की सूची में उत्कृष्ट श्रेणी पर ये रहे हैं। साथ ही 24 जिले जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अति उत्तम श्रेणी के अंदर 24 जिलों को काउंट किया गया है। और राजस्थान का खुद का जो कंप्लीट जो मापन जो इसमें रहा है वो रहा है उत्कृष्ट श्रेणी। नेक्स्ट में चलते हैं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी, जैसा कि स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति है, फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये जो योजना है वो राजीव गांधी की जो जन्म दिवस है 20 अगस्त, जिसको कहते हैं सद्भावना दिवस, किस रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। तो इस 20 अगस्त 2020 को जो है ये स्कीम लागू गई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, अब ये स्कीम क्या है कि एक वर्ष में 200 मेधावी जो छात्र हैं, एक वर्ष में छात्रों की संख्या याद रखनी है, छात्रों की संख्या कितनी? 200 को विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। और ये जो खर्चा है वो संपूर्ण खर्चा इसके तहत कौन देगी? सरकार देगी। ये बस महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको याद रखना है कि 200 छात्रों को भेजा जाएगा और 150 विश्वविद्यालय है जिसमें ऑक्सफोर्ड है, स्टैनग्रेड है, इस तरह बड़े बड़े जो विद्यालय हैं उनमें विश्वविद्यालय उनमें भेजा जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई। इसके लिए पात्रता क्या है कि जो बच्चा है उसकी पारिवारिक जो आय है
वो 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए वार्षिक आय है। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय, बच्चे की जो आय है वो 8 लाख रुपए से वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर उसका इसमें चयन नहीं होगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, देखिए स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट जैसे अध्ययन के लिए जो है वो किराया, ट्यूशन की फीस और इसके अलावा जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा कौन देगी, राजस्थान सरकार देगी। जितना भी खर्चा आएगा, चाहे वो किराए का हो, चाहे ट्यूशन फीस का हो, चाहे और कोई वहाँ बुक्स वगैरह का हो, तो सारा खर्चा जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 30% स्थान जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यदि महिलाएं यहाँ नहीं आती हैं तो फिर वो पुरुषों को दे दिए जाएंगे। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न अपने को पूछा जाएगा तो 2-3 फैक्ट देके फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो ये संख्या याद रखें। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से विषयों के अंदर प्रवेश अपन ले सकते हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत ह्यूमैनिटीज, एक तो मानविकी, सोशल साइंस, समाज विज्ञान, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, कृषि एवं वानिकी, नेचर एंड एनवायरमेंटल साइंस, प्रकृति एवं पर्यावरण विज्ञान, इन सब के लिए तो 150 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या कितनी बताई थी अपन ने, 200 सीट है। और 150 क्या है, विश्वविद्यालय, विश्व के 150 विश्वविद्यालय में 200 सीटों पर छात्रों को भेजा जाएगा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट ऊपर बताए, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचर एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इन 4 की टोटल सीटें हैं 150 सीटें। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन और व्यवसाय प्रशासन, और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इसकी है 25 सीटें। और इसके अलावा प्योर साइंस और पब्लिक हेल्थ, इसकी है 25 सीटें। तो टोटल 150, 25 और 25 टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 200 सीटें हैं। 200 सीट हैं, 200 छात्रों को प्रतिवर्ष भेजा जाएगा। कहाँ पे, इसके 150 विश्वविद्यालयों में अध्ययन के। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का जो गंगानगर जिला है वो स्कूल शिक्षा रैंकिंग में लगातार दूसरे में टॉप पे रहा है। कौन सा जिला, गंगानगर, ये गंगानगर का ही स्कूल है। तो सबसे पहले तो ये जो टॉप पे रहा है, इसकी जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य के जो जिले हैं उनकी 44 बिंदु, 44 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। और गंगानगर जो जिला है वो मई और जून दोनों महीने में लगातार टॉप पे रहा है। सेकंड पे रहा चूरू और थर्ड पे रहा बूंदी। तो लगातार गंगानगर जो है वो दूसरे महीने टॉप पे इसमें रहा है। राजस्थान शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा इसकी वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। अब देखिए उच्च अध्ययन की बात है। प्रदेश में प्रगति सोपान पर उच्च शिक्षा के बारे में बताया है। राजस्थान प्रदेश में प्रगति सोपान पर उच्च शिक्षा, सबसे पहले विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना में देखो गेस्ट फैकल्टी के आधार पर उच्च शिक्षा में, मैं सिर्फ उच्च शिक्षा की यहाँ पर बात करते हैं, उच्च शिक्षा में जो है वो 1100 प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। विद्या संबल योजना स्कूलों में भी लागू है। इसमें क्या है कि जो विद्वान लोग हैं उनकी गेस्ट फैकल्टी के आधार पर जो है उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो उच्च शिक्षा के अंदर 1100 प्रोफेसर जो हैं वो इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ 4 नए विश्वविद्यालय जो खोले गए हैं उनके बारे में जानकारी है। पहला है हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा, इसके लिए जमीन आवंटन हुई है। जगह का नाम है दहमी कला, ये गांव है जो अजमेर रोड पे पड़ता है, जयपुर में पड़ता है ये। ठीक है, कहाँ पे है, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दहमी कला, जयपुर में। और अभी हाल ही में इसके लिए जमीन आवंटन हुई है, तो ये चर्चा में भी है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जा सके। फिर उसके बाद में भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। तकनीकी ज्ञान के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई है। और MBM
विश्वविद्यालय जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है, ये कहाँ पे है, जोधपुर में। आपको यहाँ नाम याद रखने हैं और कौन सा किस जगह है। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय दैमी कला जयपुर, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में और MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में। ठीक है, और एक होगी अपनी विद्या संबल योजना। नेक्स्ट में चलते हैं, भर्ती परीक्षाओं के सुचारू, देखिए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु जो मॉडल है, केरल और तमिलनाडु मॉडल, उसका अध्ययन करके और उसके अनुसार जो है वो सुधार करने का प्रयास भर्ती परीक्षाओं में किया जा रहा है। और इसके लिए 30 जनवरी को एक समिति का गठन किया गया। 30 जनवरी 2020 को एक समिति बनी और इस समिति में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य कौन कौन है देखे। पहले इसके थे विजय कुमार व्यास, ये इसके अध्यक्ष थे। विजय कुमार व्यास इसके अध्यक्ष थे। दूसरे इसके जो सदस्य थे वो थे ML कुमार, और इसके जो सचिव थे वो थे कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव। इस कमेटी का कार्य क्या था, विभिन्न जो जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे जो PCS है, जो लोक सेवा आयोग है, उनकी जो प्रणाली है, भर्ती प्रणाली, उसका अध्ययन करके रिपोर्ट देना इसका कार्य था, ताकि उसके आधार पर राजस्थान की जो भर्ती प्रणाली है उसमें सुधार किया जा सके। और उस प्रणाली के आधार पर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसका इम्प्लीमेंट जो है वो सरकार ने किया। आपको यह नाम याद रखने, अध्यक्ष विजय कुमार व्यास, महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश रहे हैं। और इसके साथ ML कुमार, और सचिव है वो कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आगे आने वाली जो परीक्षा है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। सरकार ने जो है वो कुछ पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है, और उसमें से ये 2 पुरस्कार है। पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार और दूसरा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। एक बार इन पुरस्कारों के बारे में अपन देखते हैं। सरकार ने क्या किया है कि इनकी जो राशि है वो बढ़ाकर दोनों की कितनी कर दी, 5-5 लाख। पहले इसमें 1-1 लाख रुपए मिलता था, और अब राशि बढ़ा के कितनी कर दी, इसमें भी 5 लाख और इसमें भी 5 लाख। पहले क्या मिलता था, 1 लाख। तो आप अब देखिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, दोनों के दोनों पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नया अमेंडमेंट हुआ है। 29 मई को जो है वो सरकार ने 29 मई 2022 को इसमें क्या किया, संशोधन किया। संशोधन करके इनकी जो राशि है वो बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप पुरस्कार को पढ़ते हैं। 1982-83 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई महाराणा प्रताप पुरस्कार की, और राज्य का ये सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। देखिए आपको ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है, वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। और जैसे अगर अपन उसकी बात करें राष्ट्र का, भारत का, तो वो है अर्जुन पुरस्कार। सॉरी, अर्जुन नहीं, वो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो भी है नया 25 लाख, उसके तहत 25 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये राज्य का तो है अपना महाराणा प्रताप, और राष्ट्र का है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसके तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब देखिए इसके तहत पहले कितनी राशि दी जाती थी, 1 लाख, जिसको अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया है। और ये किसको दिया जाता है, जो श्रेष्ठ खिलाड़ी है उसको दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली चीज है, इन दोनों में यही फर्क आएगा। श्रेष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है। अभी इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है सरकार ने, 5 लाख रुपए कर दिए है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो याद रखना है कि अब हर साल 5 खिलाड़ियों को इसके तहत पुरस्कार दिया जाएगा। अभी कोई फिक्स नहीं है कितनों को दिया जाए, लेकिन अब निश्चित कर दिया गया कि 5 खिलाड़ियों को इसके तहत पुरस्कार दिया जाएगा। और अब तक जितने लोग सम्मानित हो चुके हैं उनकी संख्या 170 लोगों को अब तक महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था महाराणा प्रताप पुरस्कार। 1985-86 में एक और पुरस्कार शुरू हुआ जिसका नाम था गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और ये किसको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं उन कोच को दिया जाता है, जो अच्छे खिलाड़ी या अच्छे टीम को प्रशिक्षित करते हैं। और यदि उनकी टीम जीतती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कोच को जो है वो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार यहाँ पे है, ऐसा ही पुरस्कार केंद्र में है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार।
केंद्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के समान है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ हम ये दे रहे हैं। अब वो ये है कि राशि इसकी कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, इस राशि को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया, और साथ में ये भी निश्चित कर दिया कि हर वर्ष 5 खिलाड़ियों को इसके तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। अब ये जो पुरस्कार हैं इनके तहत पहले 50,000 रुपये मिलते थे, लेकिन 2014 में इन 50,000 को बढ़ा के 1 लाख किया था, और अब 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। और अब तक 40 लोग ऐसे हैं जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। 40 लोग ऐसे हैं जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपके एक फैक्ट आपको और लिखना है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इसकी तरफ से ये दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कौन प्रदान करती है, किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये हो गया महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित माने आगे आने वाली परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। नेक्स्ट, अब अजमेर को एजुकेशन सिटी का दर्जा दिया गया है। अजमेर में स्वतंत्रता से पहले बहुत सी शिक्षण संस्थाएं थी, तो उन्हीं के आधार मान के एजुकेशन सिटी क्या क्या है उसके अंदर सबसे पहले तो ये कहा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अजमेर में 380 शिक्षण संस्थाएं थी। सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं जो थी वो अजमेर में थी, जिनकी संख्या कितनी छोटी मोटी 380 शिक्षण संस्थाएं थी। आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक फैक्ट है कि सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1956 में जब राजस्थान में विलय हुआ अजमेर मेरवाड़ा का 1 नवंबर 1956 को जो विलय हुआ था, ठीक है, तो ये अजमेर एकमात्र राज्य था जहां अनिवार्य शिक्षा कानून लागू था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब 1956 में राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो अजमेर एकमात्र राज्य था जहां अनिवार्य शिक्षा कानून लागू था। ये एकमात्र राज्य था जहां पे अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं था। और यहाँ जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय का नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय। 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक स्कूल के रूप में सबसे पहले स्थापित किया। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है, 1836 में उसकी स्थापना हुई थी और वो किसके द्वारा की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और उस समय वो एकमात्र क्या था, एक छोटा सा स्कूल था जो वर्तमान में महाविद्यालय है। इसके अलावा यहाँ 1875 में एक कॉलेज खुला, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज जो है वो 1875 में यहाँ पे खोला गया था। ठीक है, तो ये जो मेयो कॉलेज था उसके मैं आपको 2 चीजें याद रखनी। एक तो इसके प्राचार्य, जो पहली बार जब ये खोला गया लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसने खोला, लॉर्ड मेयो ने 1875 में मेयो कॉलेज खोला था। तो सबसे पहले इसके जो प्राचार्य बने थे सेंट ओलिवर सेंट जॉन, ये नाम याद रखना, ओलिवर सेंट जॉन। ठीक है, और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि इसके प्रथम विद्यार्थी, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसके प्रथम जो है वो विद्यार्थी कौन थे ये आपको याद रखना है। इसके प्रथम विद्यार्थी थे महाराजा मंगल सिंह। अलवर के महाराजा थे महाराजा मंगल सिंह, इसके प्रथम विद्यार्थी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेयो कॉलेज को लेकर, कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई, लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो पहले इसके प्राचार्य थे ओलिवर सेंट जॉन्स जो है वो इसके प्राचार्य थे, और इसके जो प्रथम विद्यार्थी थे वो थे महाराजा मंगल सिंह। ये नाम जरूर आप याद रखें, महाराजा मंगल सिंह। ओलिवर सेंट जॉन्स आपको फिर भी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन महाराजा मंगल सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और अलवर के ये महाराज थे, तो ये अलवर के महाराजा थे, ये आपको याद रखना। और ये मेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी है। उसके बाद में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी कहाँ पे है, अजमेर में। एनसीईआरटी जो है उसके द्वारा 1963 में ये स्थापित किए गए। देखिए एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, और उसने 1963 में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर
4 जगह पे जो है अपने रीजनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किए। तो उनमें से राजस्थान में एक है, वो कौन सा है, अजमेर में 1963 में स्थापित किया गया। नाम याद होने चाहिए, एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेंटर जो है कहाँ कहाँ है, तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में है। राजस्थान में एकमात्र अजमेर में है। और पहले इसका नाम ये नहीं था, उनका इनका ये जो नाम है, ये नाम उनका 1995 में पड़ा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये नाम कब दिया गया, 1995 में दिया गया। और एनसीईआरटी की खुद की स्थापना 1961 में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। देखिए एजुकेशन सिटी के रूप में अपन अजमेर की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। अब भारत में कुल 5 स्कूल हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मिलिट्री स्कूल जो है वो भारत में कितनी है, 5 है। कौन कौन सी, अजमेर, धौलपुर, चैल, शिमला, बेंगलुरु और बेलगाम कर्नाटक। ये 5 नाम आपको याद होना चाहिए। अजमेर, धौलपुर राजस्थान में 2 हो गई, दोनों राजस्थान में। इसके अलावा चैल, शिमला, बेंगलुरु और बेलगाम दोनों कर्नाटक में। तो ये 5 जो है वो है, उनमें से एक है अजमेर में। अब अजमेर वाले की अपन बात करें तो अजमेर की जो स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, 1930 में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना जब हुई तो कब हुई, 1930 में हुई। और उस टाइम पर इसका जो नाम था वो क्या था, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन स्कूल। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन स्कूल नाम था। 1930 में इसकी स्थापना हुई। भारत में इस समय टोटल जो है वो कितने हैं, 5 है। और इसके भी देखो प्रथम विद्यार्थी आपको नाम रखना है, याद रखना है। इनके प्रथम विद्यार्थी अनवर अली खान। और मेयो कॉलेज के कौन थे, महाराजा मंगल सिंह। मेयो कॉलेज के महाराजा मंगल सिंह थे और इसके थे अनवर अली खान। तो कुल भारत में 5 हैं, अजमेर, धौलपुर, चैल जो शिमला में है, इसके अलावा बेंगलुरु और बेलगाम। ठीक है, 1930 में अजमेर वाले की स्थापना हुई, जब तब उसका नाम था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन स्कूल। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन स्कूल है ना। और इसके जो प्रथम विद्यार्थी थे वो थे अनवर अली खान। ठीक है, अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। राजस्थान का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, बांदर सिंदरी। ये किशनगढ़ के पास पड़ता है, अजमेर में। मार्च 2009 को खोला गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछा जाता है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बांदर सिंदरी भी प्रश्न में आ सकता है, आंसर आ सकता है, और किशनगढ़ भी आ सकता है और अजमेर भी आ सकता है। तीनों आप याद रखें। किशनगढ़ के पास गांव है बांदर सिंदरी, जहां पर ये है। और 3 मार्च 2009 को इसकी स्थापना की गई है। तो ये लगभग नया ही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब ये देखिए, अब की बार ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है जिसपे अपन अभी बात करेंगे। एक मिनट, देखो ये नई स्कीम जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, जैसा कि इसका नाम है, गारंटी योजना। तो शहरी और रोजगार, शहरी क्षेत्र में रोजगार की ये क्या देती है, गारंटी देती है। और ग्रामीण क्षेत्र में कौन देती है, मनरेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की गारंटी देती है। और ये कहाँ देती है, शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इसको शुरू किया गया है, तो ये बहुत चर्चा में है और निश्चित रूप से आगे वाली परीक्षाओं में ये आनी है। तारीख कब जब इसको शुरू किया गया ये याद रखना है, 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया गया है। और किसकी तर्ज पे किया गया, मनरेगा की तर्ज पे। मनरेगा कहाँ प्रचलित है, ग्रामीण क्षेत्र में, और ये कहाँ पे है, शहरी क्षेत्र में। शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली यह योजना है। यानी इसके तहत क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में डिमांड बेस्ड स्कीम, डिमांड बेस्ड स्कीम नहीं, मांगे जाने पे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो छोड़ देते हैं, मांगे जाने पर। यानी ये कब रोजगार उपलब्ध करवाएंगे आपको, जब इसकी रोजगार की डिमांड की जाएगी, रोजगार मांगा जाएगा। शहरी क्षेत्र में रोजगार मांगे जाने पर 100 दिन का जो रोजगार है उसकी क्या देती है, ये गारंटी देती है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसके अंदर जो पात्रता कौन कौन रखते हैं, जो भी शहरी निकायों में रहने वाले लोग हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, 18 से 60 वर्ष के जो है वो शहर के निवासी,
जो शहरी क्षेत्र के जो जितने भी निवासी हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वो इसके लिए पात्र हैं। और जो जॉब कार्ड है वो किसके आधार पे बनाया जाएगा, जन आधार कार्ड के आधार पे जो है वो जॉब कार्ड का निर्माण, इसमें जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। और वो कौन बनाएगा, ई मित्र बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉब कार्ड कहाँ से बनेंगे, ई मित्र के वहाँ से बनेंगे। जन आधार को इसमें बेस बनाया जाएगा। जन आधार के वे सदस्य जो 18 साल से ऊपर हैं और 60 साल से नीचे हैं, ऑटोमेटिक जो है वो जन आधार पंजीकरण से लेकर और सीधे उनको जॉब कार्ड में पंजीकृत कर दिया जाएगा। और उनके द्वारा जब रोजगार मांगा जाएगा तो 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बजट जो है वो कितना है, 800 करोड़ रुपए का बजट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, फैक्ट कभी पूछा जा सकता है, बजट 2022-23 इसकी घोषणा किस में की गई थी, बजट 2022-23 में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इस तरह का की स्कीम लागू की है। तो ये मनरेगा की तर्ज पे शहरी क्षेत्रों को रोजगार देने की यह योजना है। अब इसके तहत कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण के कार्य। भाई ऐसा काम कराए जाएंगे जिसमें पर्यावरण संरक्षण के कार्य जिसमें शामिल हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण है, उद्यान संधारण है, फुटपाथ, डिवाइडर और अन्य सामाजिक स्थान पर लगे पौधों को पानी देना। ये जो जितने भी पौधे लगाने से संबंधित कार्य, पौधारोपण के जो कार्य हैं वो सारे के सारे इसके तहत किए जाएंगे। तो इसको पहला काम तो इसमें ये होगा। दूसरा देखिए जल संरक्षण संबंधित। अब उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन के कार्य, जैसे तालाब है, बावड़ी, जोहड़, टाँके आदि से मिट्टी बाहर निकालना, उनकी सफाई करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना, मरम्मत और सफाई करना और जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना। मतलब ऐसा जिससे जल की बचत की जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके, ऐसे कार्य इसके तहत अनुमत होंगे, ऐसे कार्य इसके तहत किए जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर है स्वच्छता एवं सैनिटेशन का कार्य, साफ सफाई से संबंधित, जैसे ठोस कचरा प्रबंधन की, जो ठोस कचरा है उसको इकट्ठा करके और रिसाइकिल करके उसको पुनः उपयोग में लेने से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इसके तहत किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ नगरीय अपशिष्ट का घर घर, जैसे घर घर से कचरा संग्रहण, घर घर से कचरा एकत्र करना, ठीक है, ये काम भी इसके तहत किया जा सकता है। डंपिंग साइट्स का निर्माण, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई रखना, नालियों की सफाई है, झाड़ियों और घास की साफ सफाई करना, निर्माण और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न कोई सामग्री है तो उसको वहां से हटाना, ये सब काम इसमें किए जा सकते हैं। इसके साथ संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, कोई ऐसा कार्य जिससे अपनी कोई संपत्ति नुकसान हो रहा है तो उसकी मरम्मत का कार्य जो है वो इसमें करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कन्वर्जेंस के कार्य। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए कुछ कार्य होते हैं जो किसी अन्य योजना से होते हैं, कुछ कार्य किसी अन्य योजना से हो रहे हैं और उसके साथ जो है वो इस योजना को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य जो है वो MLAD से हो रहा है, तो MLAD से तो उसमें हो गई सामग्री, सामग्री जो है वो तो किससे खर्च की जाएगी, MLAD से। और जो लेबर है वो लेबर किससे खर्च की जाएगी, इससे, रोजगार शहरी गारंटी योजना से। तो इस तरह के काम इससे करवाए जा सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास, इनके तहत कन्वर्जेंस के कार्य। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है कि दो योजनाओं को मिलाकर जो है वो कोई निर्माण कार्य करवाया जाता है, कोई कार्य करवाया जाता है, वो कन्वर्जेंस संबंधी कार्य हो गया। फिर है सेवा संबंधी कार्य, जैसे कायन हाउस, गौशाला, श्रमिकों के कार्य, नगरीय निकाय कार्यों में मल्टीटास्क सर्विस कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य, ये सारे के सारे कार्य इसके अंदर डलेंगे जो इसमें करवाया जा सकता है। अब कार्य की स्वीकृति की बात करें ना, कार्य स्वीकृति जो है नगरीय निकाय से संबंधित है, तो इसमें क्या है कि जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद, जिला कलेक्टर उसका जिला कोऑर्डिनेटर होता है, जिला कलेक्टर की अनुमति बाद ईओ जो है वो इसकी वो निकालेगा, नगर पालिका में ईओ जो है वो इसकी सैंक्शन निकालेगा, लेकिन पहले जिला कलेक्टर से उसकी अनुमति ली जाए ये। ठीक है, तो ये हो गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट है शक्ति अभियान।
देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए ये अभियान जो है वो चलाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये अभियान है महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा कि अपन ने पहले भी बात की, महिला और ये आपको ध्यान रखना किसने चलाया, बीकानेर। और बीकानेर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने उनके द्वारा ये अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है जन्म के समय लिंगानुपात को बढ़ाना। बेटी के जन्म के समय किन्हीं कारणों से जो है वो लोगों की आज भी सोच कुछ ऐसी है जो बेटी के जन्म को बुरा मानते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करके लिंगानुपात को बढ़ाना और बेटी के जन्म को जो है उत्सव के रूप में मनाना। तो बच्ची पैदा होती है तो वह उत्सव के समान उसको मनाने की परंपरा डालना। साथ ही गुड टच और बैड टच और जो महामारी और स्वच्छता का प्रबंधन है उसके बारे में बच्चियों को जागरूक करने के लिए भी ये अभियान चलाया गया। आपको याद रखना है बीकानेर जिला कलेक्टर का। इसमें क्या है, प्रथम कड़ी के रूप में देखो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो यदि बेटी का जन्म होता है तो उसकी माँ को एक पौधा दिया जाता है, सहजन फली का पौधा देकर, और कलेक्टर के हाथ से लिखा हुआ एक शुभकामना संदेश भी उसको दिया जाता है ताकि वो प्रोत्साहित हो। ठीक है, माँ को जो है बेटी के जन्म पे सहजन फली का पौधा और कलेक्टर का शुभकामना संदेश दिया जाता है। इसके अलावा IM शक्ति कॉर्नर और वाल स्थापित किए गए। अब ये IM शक्ति कॉर्नर और वाल जो है उनमें क्या है, जो सफल महिलाएं हैं उन महिलाओं की पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे इसमें देखो ये है IM शक्ति कॉर्नर और वाल। तो इसमें क्या है, जैसे अवनी लेखरा के बारे में उन्होंने लिख रखा है, पूरी डिटेल्स उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए सबके बारे में इन्होंने अलग अलग, तो ये IM शक्ति कॉर्नर और वाल बनाए गए हैं। इसके अलावा बुक कॉर्नर और काउंसलिंग कॉर्नर, एक बुक कॉर्नर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। और उसमें एक तो किताब होती है शक्ति ई मैगजीन। ये जो शक्ति ई मैगजीन है ना, ये इसमें सफल महिलाएं सफल महिलाओं की कहानी और जो बच्चियां हैं उन बच्चियों की स्वयं की रचना है। ये जो ई मैगजीन है उसके अंदर सफल महिलाओं की कहानी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके साथ साथ जो बच्चियां हैं उनकी खुद की जो मौलिक रचनाएं हैं उनको शामिल किया गया और पंचायत के माध्यम से घर घर तक इसको पहुंचाया जा रहा है। पंचायत के माध्यम से घर घर तक जो है वो इस मैगजीन को पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों में जो है वो पुत्री जन्म के प्रति जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रखी है वो समाप्त हो सके। उसके बाद में पोषण के प्रति जागरूकता, बच्चियों को बालिकाओं में पोषण को बढ़ाने के लिए, पोषण के प्रति जागरूकता के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पे उनको आयरन की जो गोलियां हैं ताकि एनीमिया जो है, एनीमिया नामक जो बीमारी है, एनीमिया से मुक्ति मिल सके। एनीमिया से मुक्ति के लिए आयरन की टेबलेट्स उनको दी जाती है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो प्रॉपर डाइट प्राप्त कर रही है नहीं, ताकि वो उनका जो पोषण है वो सही रह सके। इसके अलावा गुड टच और बैड टच और माहवारी प्रबंधन हेतु भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए अध्यापिकाओं और अध्यापकों को जो है ना वो क्या दिया गया, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया और वो बच्चियों को इसकी जानकारी देते हैं। तो इस तरह से बीकानेर जिला कलेक्टर महोदय का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास जो है वो शक्ति अभियान, आपको याद रखना है। ये देखिए कॉर्नर की बात अपन कर रहे थे ना, महिला कॉर्नर, वो ये फोटो में दिखा रखा है। फिर उसके बाद में नेट थिएट क्या है, जब देखिए कोरोना था तो कोरोना में सब कुछ बंद थे, सारे कलाकार घर बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। तो कोरोना काल में जो कलाकार हैं उनको एक आभासी मंच प्रदान किया गया कि वो नेट के माध्यम से जो है, नेट के द्वारा जो है वो अपने जो कला है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। नेट के द्वारा कला का प्रदर्शन वो कर सकते हैं। इसके लिए एक आभासी मंच शुरू किया गया, उस मंच का नाम था नेट थिएट और इसकी जो परिकल्पना की थी वो अनिल मारवाड़ी ने की थी। ये आपको याद रखना है। ये देखिए किस तरह से वो कार्यक्रम आप करके फिर उसको नेट पे अपलोड करते हैं। तो ये कोरोना काल से संबंधित स्कीम थी। अब है ODF प्लस। देखिए क्या है कि जब स्वच्छ भारत अभियान अपना चला तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वो ODF प्लस की स्कीम शुरू की गई।
अपन इसको अलग से देखते हैं। ODF एक ODF प्लस और एक होता है ODF प्लस प्लस। SBM के तहत स्वच्छ भारत जो मिशन है, उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये 3 प्रकार के 3 चरण है, ठीक है। तो ये सेकंड चरण है, पहला चरण है ODF, दूसरा ODF प्लस और तीसरा ODF प्लस प्लस। ODF के अंदर जो है पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त होना है। खुले में शौच मुक्त होना है, इसलिए जो 12,000 रुपये देके प्रत्येक घर में निजी शौचालय बनाए गए, ठीक है। ODF प्लस में क्या है, खुले में शौच में यानी ODF वाली स्थिति तो प्राप्त करनी है, प्लस उसके साथ तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन इसके तहत किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान SLMW प्लान जो है वो बनाया गया है और उसके आधार पे जो है वो कार्य इसमें किया जा रहा है। ODF प्लस प्लस में क्या है कि ऊपर वाले ODF प्लस की स्थिति तो प्राप्त करनी है, ODF प्लस वाली स्थिति तो प्राप्त करनी है, उसके बाद में नालियां और सीवरेज का जो पानी है उसको ट्रीटमेंट करना और उसको रीयूज करने के लिए प्रयास करना, ये इसके अंदर शामिल है। तो ये 3 चरण है और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, सबको पता है। और इसका जो सेकंड चरण है वो 2021 से लेकर 26 तक चल रहा है, ठीक है। तो ये था अपना स्वच्छ भारत मिशन का प्रोजेक्ट। तो ये था साथियों अपना आज की सुजस। मुझे यकीन है आपको ज़रूर जो है ये पसंद आएगी और आगे भी हम जो बहुत जल्दी अगली जो सुजस पत्रिका है उसको लेकर उपस्थित होंगे। निवेदन है कि आप एक बार फिर से हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है वो अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।